हेलो बच्चों, अपन अध्याय 12 स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है वो अपन पढ़ रहे थे। और उसमें बहुत सारी बातें अपन ने पढ़ ली कि हमारी जो संविधान की रचना की जा रही थी, उस संविधान की रचना में हमें कौन कौन सी बातें अपनाई थी। संविधान की रचना करने के पश्चात और रियासतों का एकीकरण कर दिया, राज्यों का पुनर्गठन कर लिया। पुनर्गठन के बाद में अब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके पश्चात भी भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, ठीक है। 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोबारा ऐसी कोई विश्व के अंदर घटनाएं नहीं घटे, कोई देश दूसरे देश के ऊपर अपना अधिकार नहीं जताए। इसके लिए और क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त मित्र राष्ट्रों की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। कब? 1945 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसका ये जो संस्था थी, ये विश्व के सभी देशों के ऊपर क्या रखेगी, निगरानी रखेगी कि कौन सा देश किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और वो भी निष्पक्ष रूप से इसके द्वारा कार्यवाही की जाएगी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के बाद में 1950 और 1960 के दशकों के मध्य 1950 और 1960 के दशक के मध्य क्या हुआ, शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध का मतलब होता है वाक युद्ध। बिना हथियारों के द्वारा एक देश से दूसरे देश के मध्य जो वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है, बिना कोई हथियारों के, ठीक है, हथियार ले जो दो देशों के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। के मध्य जो वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है उसे शीत युद्ध कहा जाता है। ये कब शुरू हुआ, 1950 से 1960 के दशक के मध्य शुरू हुआ। और इनमें ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जिन देशों ने भाग लिया था, उन देशों के मध्य में शक्तिशाली दो देश राष्ट्र उभर करके आ गए थे। एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा कौन सा था, सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस। अब इन दोनों शक्तिशाली देशों के मध्य और क्या शुरू होगा, ये शीत युद्ध शुरू होगा। वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे और दोनों देश अपने अपने समर्थन के लिए और क्या बनाना चाहते थे, ये सैनिक गठबंधन बना लिए, ठीक है ना। दोनों देश अपने अपने समर्थन के लिए क्या बना लिए, सैनिक गठबंधन बना लिए, और जो बहुत सारे देश जो औपनिवेशिक रह चुके थे, उन देशों के ऊपर ये क्या डालने लगे, दबाव डालने लगे अपना अपना समर्थन पाने के लिए। अब ऐसे समर्थन पाने की स्थिति में बहुत से लोगों ने देशों ने इनका क्या किया, समर्थन भी किया। लेकिन जब भारत के ऊपर ये बात आई, भारत को कहा गया, तो भारत के उस समय विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे विदेश मंत्री? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दोनों देशों के क्या नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का ऐसी स्थिति के सैनिक गठबंधन की स्थिति को लेकर के किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा। भारत ने दोनों शक्तिशाली देशों से अलग रहते हुए एक नीति अपना ली की, और वो नीति क्या थी, गुटनिरपेक्षता की नीति। वो क्या थी, गुटनिरपेक्षता की नीति, जो हमारी विदेश नीति की एक सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। कौन सी? गुटनिरपेक्षता की नीति। यानी दोनों देश जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो अपना अपना समर्थन पाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर जब दबाव डाल रहे थे, दबाव डालते समय जब भारत के ऊपर ये बात कही गई भारत को, तब उस समय भारत के विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, न तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का साथ देगा, न वो सोवियत संघ का साथ देगा, किसको लेकर के, सैनिक गठबंधन को लेकर के, और वो क्या रहेगा, अपने विचार
अपनी विदेश नीति की जो रूपरेखा है वो अपने आप तैयार करेगा कि किन 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 देशों के साथ किस प्रकार के सहयोग संबंध उनको बनाने हैं और किस प्रकार की व्यापार को लेकर के या सीमाओं को लेकर के हर तरह की जो रूपरेखा थी वो बनाने के लिए और अपना एक स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए एक नीति जो अपनाई थी वो नीति कहलाई गुटनिरपेक्षता की नीति, अर्थात अलग थलग रहना, गठबंधनों से दूर रह करके और बिल्कुल अपनी एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना, वो थी गुटनिरपेक्षता की नीति, जो हमारी विदेश नीति की क्या एक सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है, हमारी विदेश नीति का मूल आधार कहलाती है। अब देखो, जिस समय जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे उस समय क्या है, कौन कौन से देशों के राजनेताओं और नेतृत्व कर रहे थे, कौन कौन से थे, मिस्र के, यूगोस्लाविया, और कौन थे, इंडोनेशिया, और कौन से, गाना और भारत। यानी जब विदेश नीति अपनाई गई थी गुटनिरपेक्षता की, उस समय कौन कौन से देशों के राजनेता नेतृत्व कर रहे थे, भारत, मिस्र के, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना आदि के राजनेताओं के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, और कि वो किसी भी सैन्य गठबंधन में क्या नहीं होंगे, शामिल न हो। और इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस नीति का क्या किया, प्रशंसा की, और बहुत से देश इस नीति का अनुसरण करने लग गए। 1970 के दशक तक आते आते बहुत सारे देश इसके सदस्य बन चुके थे। अब 1952 और 1962 के बीच में, 1952 से 1962 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधित्व के मंडलों का नेतृत्व किसने किया था, करसन मेनन ने किया था। उन्नीस सौ 52 से 1962 के मध्य संयुक्त राष्ट्र संघ का नेतृत्व किसने किया था, प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किसने किया था, करसन मेनन ने। मेनन ने किया, और गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में क्या उठाई, आवाज उठाई, गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज उठाई। 1955 में क्या हुआ, बांडुंग सम्मेलन हुआ। 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ। इस बांडुंग सम्मेलन के अंदर हुआ, इसके अंदर एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठकें हुई, और क्या हुई कि जो नव स्वाधीन देश हैं उसमें चर्चा क्या हुई, जो नए बनने वाले देश हैं, नव स्वाधीन देश हैं, और वो नव स्वाधीन देशों ने चर्चा की कि उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपना प्रयास जारी रखेंगे। यानी जो उपनिवेशवाद रह चुके हैं, उपनिवेशवादी जो देश हैं और जो पश्चिमी देशों की जो नीतियां हैं उनके विरुद्ध प्रभुत्व नहीं करेंगे, वो अपना स्वतंत्र निर्णय लेंगे, उनके दबाव में आकर के कार्य नहीं करेंगे। ये बांडुंग सम्मेलन में ये चर्चा की गई, इसी के अंदर ये नीति अपनाई गई थी, और उसी में ही कौन कौन से देशों के जिस समय ये गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई थी, इसका आह्वान किया गया था, उस समय
कौन कौन से देश के राजनेताओं का नेतृत्व था? भारत, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र और युगोस्लाविया